जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। आज हम लोग का टारगेट रहेगा 70 प्लस क्वेश्चन करने का। ये जो अभी आज हम लोग क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं ये आपका CUET MA एजुकेशन का पेपर है। तो अगर आप MA एजुकेशन से दे रहे हैं तो भी, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको क्वेरी है कि MA एजुकेशन का पेपर कैसा आता है, तो आप इसको देख करके ये आपके लिए इनफ है। 70 क्वेश्चन है। इसके साथ जो एमएड वाली सीरीज़ हम लोग करा रहे हैं आप उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन एजुकेशन का ही है, चाहे आप एमएड कर रहे हैं चाहे आप MA कर रहे हैं, तो आपके लिए दोनों हेल्पफुल होगा। इसके साथ वो सारे लर्नर्स जो एमएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि MA, जैसा मैंने आपको बताया, बोथ जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो एजुकेशन से संबंधित होते हैं, तो क्वेश्चन इंटर रिलेटेड होते हैं और आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है पेपर में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बट उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आई हो या पसंद आती हो आप देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज स्पीड थोड़ी सी तेज़ रहेगी क्योंकि हमारा टारगेट 70 प्लस का है विद इन मिनिमम टाइम, ताकि आपका टाइम भी बचे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम को लेस देन 10 डेज़ बचा है। किसी ने बताया मुझे, आई थिंक एमएड का पेपर शायद 23 तारीख को है, MA एजुकेशन का आई एम नॉट कन्फर्म। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाई DV। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता लगती है, और वो ये कि DV ने बाकी सारे इन 3 किताबों को लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, चाइल्ड एंड द करिकुलम। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन तो उनकी काफ़ी मोस्ट पॉपुलर बुक है जो सबको ही पता होती है। बाकी एक्सपीरियंस और द चाइल्ड एंड द करिकुलम ये भी आप जान लीजिए। एजुकेशन स्कूलिंग ये DV द्वारा लिखी गई नहीं है। अब आपका यहाँ से होमवर्क भी है, आप जहाँ भी नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, एजुकेशन एंड स्कूलिंग किसके द्वारा लिखी गई है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जामिनर सेट करते हैं तो वो इस चीज़ को देखते हैं, वो ऑप्शन के साथ ही प्ले करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने लिखी है। क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ ब्यूटिफुल आर आस्क्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन। कि क्या सही है और क्या सुंदर है, या क्या व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ ब्यूटिफुल, आई थिंक क्या सही है और क्या गलत है। ओके, इसमें इंग्लिश जो है यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया है, क्योंकि ये आपका होगा इंग्लिश में भी व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जिसमें हम मूल्यों की बात करते हैं ना, कि जैसे सोसाइटी टू सोसाइटी कल्चरल नॉर्म्स बदलते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी सोसाइटी में आज भी लिव इन रिलेशनशिप को उतना मतलब अच्छा नहीं समझा जा रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को अच्छा नहीं समझा जाता है, या जो बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो तो उसको हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? सोसाइटी डिसाइड करती है। तो ये जो आपने फ़िलॉसफ़ी पढ़ी होगी, तो फ़िलॉसफ़ी के 3 मेजर ब्रांचेस आपने पढ़े होंगे, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। तो ये जो क्या सही है क्या गलत है, जो ये मोरालिटी का आपको लेसन आएगा वो मूल्य से आएगा। कहीं भी ज्ञान की बात की जाए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ये आपके ज्ञान मीमांसा में आएगा। और मेटाफिज़िक्स में ये पूरी सृष्टि कैसे बनी, उसके कौन से तत्व हैं, इनकी बात करेगा, तो तत्व मीमांसा यहाँ पर आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन स्कोर पाइल अप टुवर्ड्स द हाई स्कोर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्कोर किसकी तरफ जा रहा है, अब आपको वो देखना है। तो आपको देखना है कि जो हाई स्कोर है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, तो वो आपका जो है उच्च अंक की तरफ झुका हुआ है। स्कोर किसकी तरफ झुका हुआ है? उच्च अंक की तरफ। तो उच्च अंक किसकी तरफ होता है? तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होता। तो क्या होता नॉर्मल प्रोबेबिलिटी? आप सभी लोगों को पता है, ऐसा कर्व जिसको हम गॉसियन कर्व भी कहते हैं, और साथ में इसमें जो है आपका बीच में 50% होता है और 50% इधर निगेटिव, 50% इधर पॉजिटिव। जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं वो आपके इस साइड में लाई करते हैं। तो यही कह रहा है कि ये जो आपका NPC बन रहा है उसमें जो हाई स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा क्या है आपका इसकी तरफ झुका हुआ है। ठीक है, इसकी तरफ झुका हुआ है। तो ऐसे कर्व को हम निगेटिवली स्क्यूड कर्व कहेंगे, और अगर यही आपका पॉजिटिव साइड में होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? लेस स्कोर की तरफ ये झुका हुआ रहेगा। ओके, एंड लेप्टोकर्टिक जो ऑप्शन में दिया, तो ये आपके उसके 3 टाइप हैं, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक। तो अभी उसको रहने देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेट करके और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ज़रूर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ यूज्ड वेयर एक्सट्रीम स्कोर्स
जब आपके पास एक्सट्रीम के स्कोर्स हो, मतलब बिल्कुल किनारे किनारे वाले हों, विच वुड इफ़ेक्ट द एवरेज डिसप्रपोर्शनैलिटी, तो इसमें जो है कौन उसके एवरेज डिसप्रपोर्शनैलिटी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये कौन है, मीडियन, क्योंकि जब आप एवरेज की बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका कौन सा आएगा, मीडियन आएगा। क्योंकि जैसे आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए, अब आपने इधर के नंबर को ले लिया और इधर के नंबर को ले लिया और इसका एवरेज कर लिया, तो इससे प्रॉब्लम कहाँ पे किस में आएगी, जब हम निकालेंगे मीडियन, क्योंकि मोड में कोई इसमें इफ़ेक्ट होगा नहीं। मीन में भी हम एवरेज निकालने का ही काम करते हैं, बट मीडियन में हमारे लिए जो हमारे पास डेटा है उसको पहले तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करना, फिर वो इवन है कि ऑड, तो ऐसा करने से वो जो है इफ़ेक्ट होगा। Pupil motivated by pressure from both teachers and parents to perform well in examination is a typical case of external motivation है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो बाहरी फैक्टर्स हैं। अगर बच्चे को अंदर से लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छा करना है क्योंकि मेरा ये XYZ गोल है, एम है, उसको किसी ने नहीं बोला, देन इट इज़ गोज़ इनटू इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक। और जब उसको फैमिली वाले बोल रहे हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं, उसके दोस्त बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सुन रहा है, तो ये उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करेगा। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ है लिस्ट करने को, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। प्रोजेक्ट मेथड डी स्कूलिंग सोसाइटी, तो डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच के साथ जाएगा। इसके अलावा आपका प्रोजेक्ट मेथड है तो ये किलपैट्रिक का होगा। प्लेवे मेथड आपका फ्रोबेल का हो जाएगा। आंसर हमें यहाँ से मिल गया। एंड पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड दैट इज गोज टू पाउलो फ्रायरे, तो डी का 2 है। ऑप्शन देख लेते हैं, डी का 2 देखिए एक ही ऑप्शन में है, हमें यहीं से मिल जाएगा। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन था, तो ऐसे भी आपको आंसर मिल जाएगा, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम वाइगॉस्की थियरी, ZPD के अनुरूप। अब ZPD क्या होता है, अब आपने वाइगॉस्की की थियरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। बेसिकली जो आपका ZPD है, ZPD स्टैंड करता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम बच्चे को स्कैफ फोल्डिंग प्रोवाइड करते हैं कि उसकी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे बच्चा है ये उसका क्या है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसका हो सकता है, और एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। ZPD एकदम आउटर वाली लेवल है कि आपने बच्चे को क्या किया, स्कैफ फोल्ड किया, आपने उसको एक टेम्प्रोरी हेल्प प्रोवाइड की, और उतना हेल्प देने के बाद भी बच्चा उतना ही कर पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने मान लीजिए कि एमएड में एडमिशन ले लिया, नाउ योर नेक्स्ट सब गोल इज़ मे बी टू क्लैरिफाई द UGC नेट JRF एग्जामिनेशन। अब उसमें कुछ बच्चे होंगे जिनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाई होगा और वो JRF निकाल लेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, बट कुछ बच्चे होंगे जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिले तो वो नेट निकाल सकते हैं, कुछ JRF निकाल सकते हैं। बट एक कंडीशन ये भी होती है कि आप बच्चे को कितना भी एक्सटर्नल दे दो, कितनी अच्छी से अच्छी कोचिंग दिला दो, फिर भी उसका नेट ही हो रहा है, तो ये ZPD है उसका कि उसको आप कितना भी सपोर्ट दे रहे हो वो उसी लेवल तक बढ़ रहा है, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। तो बेसिकली ZPD का मतलब है कि बच्चा किसी भी काम को कर रहा है किसी के मदद के साथ, तब वो ZPD होगा। नॉट मेंशन इन NEP 2020, तो NEP 2020 में AI की तो काफ़ी बात की गई है, ये आपको पता ही होगा। मशीन लर्निंग की भी बात की गई है, IoT की बात नहीं की गई है। डिज़ाइन थिंकिंग इसकी भी बात की गई है। IoT बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आप जब इंटरनेट का हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा अगर, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री में कैसे इवोल्यूशन आता है, तो ये 3rd फेज़ में आता है IoT जब पहली बार हमारे सामने आता है। तो NEP 2020 में अभी इसकी बात नहीं की गई है, तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा। गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ असर्शन और रीज़न दिए हुए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं यहाँ से स्टॉप कर रही हूँ, अब ये आपको विजिबल होगा, यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आपने वीडियो को रोक करके पढ़ लिया होगा। देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो पियाजे ने स्टेजेस दिया है सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल, उसमें वो कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती है। ठीक बात है, यहाँ तक सही है, मतलब एजर्शन सही है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है। अब रीज़न क्या दिया गया है कि एक एक्सपर्ट 9 साल का बच्चा है जो कि ओल्ड चेस प्लेयर है, वो सोच सकता है एब्स्ट्रैक्टली अबाउट चेस मूव। 9 साल का बच्चा, एज उसकी क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो इनके अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल पीरियड में वो जा रहा है क्योंकि प्री ऑपरेशनल आपका 12 तक चलता है। तो 9 साल का बच्चा है, वो चेस की जो चीज़ें हैं, जो इसके टैक्टिक्स हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको बहुत ही अच्छे से कर पा रहा है विदाउट
सीइंग द कंक्रीट इफेक्ट, मतलब वो करके नहीं देख रहा है, वो अपने दिमाग में एब्स्ट्रैक्टली सोच पा रहा है। जबकि एक 20 साल का प्लेयर जो है वो उसको करके देखना पड़ रहा है कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे करूँगा तब ये चीज़ होगी, मतलब वो सोच नहीं पा रहा है एब्स्ट्रैक्टली, और वो क्या कर रहा है, ना तो मूव्स को याद रख पा रहा है सही से, मतलब उसको याद रखना पड़ रहा है। तो ये क्या है, तो आप अगर आप देखिए तो जो प्याजे ने कहा ये उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो बातें तो दोनों सही कही गई हैं कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा है 9 साल का, हम काफ़ी बार सुनते हैं कि 10 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा और चेस में मास्टर्स हो गया वो, तो ये पॉसिबल है। बट इसके अकॉर्डिंग प्याजे के रिलेशन में ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चेयरपर्सन ऑफ NCF 2005, अच्छा हम कल ही एक पेपर कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर यशपाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट हो, NCF 2005 में उसमें भूल गई थी क्योंकि इन्होंने साथ में भी एक टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एक ड्राफ्ट दिया था और मैंने बोला भी था कि उसको कमेंट करके बताइएगा, बट नो वन इज़ गोइंग टू कमेंटेड। तो अगर आप पढ़ोगे, आप सर्च करके लिखोगे तो आपको याद रहेगा, वो मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ, तो आप ज़रूर करिए, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। और एक बार जब आपकी हेल्प होगी, आप 2 नंबर एक्स्ट्रा पाओगे ना, तब आपको ये चीज़ रियलाइज्ड होगी कि नहीं, अगर हमने सर्च किया होता तो हमें वो चीज़ के बारे में नॉलेज होती। तो NCF 2005 की चेयरपर्सन प्रोफेसर यशपाल हैं, ये आपको याद रखना है। पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, देखिए ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसी पेपर में हम लोग ऊपर वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले में लिस्ट 1 लिस्ट 2 में किए हैं। पाउलो फ्रेरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जॉन डीवी के साथ जो भी थे, फर्स्ट क्वेश्चन में जॉन डीवी के 3 किताबें हमने देख ली हैं, एक्सपीरियंस वाली, करिकुलम वाली और आपका डेमोक्रेसी वाली। इवान इलिच का डे स्कूलिंग सोसाइटी है, वेरी इंपॉर्टेंट। पाउलो फ्रेरे का पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। अच्छा, पाउलो फ्रेरे ने किस कॉन्सेप्ट के लिए मोस्ट फेमस है, वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि पाउलो फ्रेरे किसकी कॉन्सेप्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो हैं वो फेमस हैं। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ हाउ चिल्ड्रन फेल, कौन है इसके ऑथर? जॉन हॉल्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 2 एजर्शन और रीज़न दिया हुआ है कि टेक्नोलॉजी जो है लर्निंग प्रोसेस में एकोमोडेट करती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। सही बात है, मतलब आप तेज़ सीख रहे हैं, कोई लोग धीरे सुन के सीख रहे हैं, कोई 2x की स्पीड पे सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको एकोमोडेट करने में टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है। टेक्नोलॉजी अलाउ सेल्फ पेस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी क्या अलाउ कर रही है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ये भी ऑप्शन ठीक है, तो हमारा यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। A and R आर करेक्ट एंड R इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको एजर्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए कि अचीवमेंट जो है एक लर्निंग के इंडिकेटर के रूप में हमें बताता है कि अच्छा अगर नंबर अच्छे आए हैं, अचीवमेंट अच्छी हो रही है, लर्निंग अच्छी हो रही है मतलब। और अचीवमेंट टेस्ट आर कंडक्टेड एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब आप एक तरीके से कह रहे हो अचीवमेंट को हम कब यूज़ कर रहे हैं? सबमिटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, जब सब कुछ बता ले रहे हैं तब यूज़ कर रहे हैं। तो ठीक बात है, स्टेटमेंट तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि अगर आप देखो, बट जो इन्होंने इसका कहा है कि इंडिकेटर ऑफ लर्निंग, तो आप देखो अगर आप लर्निंग को इंडिकेटर के तरह देखोगे तो आपको दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, मतलब आप बीच बीच में भी तो देखोगे ना कि बच्चे की लर्निंग हो रही है कि नहीं, अदरवाइज़ अगर आप एंड पे ले रहे हो ठीक बात है, बट जब आपने लास्ट में लिया तो आप तो सिर्फ एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ आओगे, बट जब आप बच्चे की लर्निंग को बीच बीच में अगर आप इंडिकेटर दिखा रहे हो, तब की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको बच्चे के बीच बीच की लर्निंग का भी पता होना चाहिए, वरना ये तो ओवरऑल लर्निंग का आंसर आ गया। तो सही दोनों है, बट रीज़न जो दिया गया है वो अप्रोप्रिएट नहीं है रिगार्डिंग द इंडिकेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। द लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज रिफर्ड टू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर डिटरमाइंड बाय द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जोग्राफिक लोकेशन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ जो इन्होंने कहा है, तो ए तो सही है, आर गलत है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपको फ्रेंच ही आनी चाहिए, या ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए, हिंदी नहीं आनी चाहिए, आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए, आनी सब चाहिए, बट ये कोई डिटरमाइन नहीं करता। इंस्टीट्यूशन की अपनी जो है कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि वो किस मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं।
इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर द सेम, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी सेम, ये तो हमने एजुकेशन के उसमें ही पढ़ा हुआ है, कैसे सेम हो जाएगा, दोनों अलग अलग हैं। इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर नॉट फॉर्मल इन नेचर, सेकंड सही है क्योंकि ये दोनों फॉर्मल नेचर के तो नहीं हैं। अच्छा, डिफरेंस आपको पता है इनफॉर्मल के बीच में और नॉन फॉर्मल के बीच में? बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, मैं बता देती हूँ। फॉर्मल बेसिकली सबको पता है, इनफॉर्मल जो आपका घर से आप सीख रहे हो, जो आपके घर का वातावरण है, जो आप घर से सीख रहे हो, मतलब होम स्कूलिंग टाइप का, होम स्कूलिंग नहीं कहेंगे, मतलब माँ बाप से सीख रहे हो, अपने इन्वायरमेंट से, नेचुरल इन्वायरमेंट से। नॉन फॉर्मल जो आप डिस्टेंस एजुकेशन करते हो ना, डिस्टेंस से पीजी कर रहे हो, कोई डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हो, वो जो एडल्ट एजुकेशन है दैट गो फ्रॉम नॉन फॉर्मल। ओके, सो इसका जो है आपका ए ऑप्शन गलत दिया हुआ है और सेकंड ऑप्शन सही है क्योंकि ये फॉर्मल नेचर के दोनों नहीं होते हैं। ओके, आइडेंटिफाई द नॉन प्रोजेक्टेड TLM अगेंस्ट द फॉलोइंग। नॉन प्रोजेक्टेड मतलब जो कि आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हो। तो देखिए, अगर आप देखो, पहला ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP तो भाई ओपेक ऑब्जेक्ट को भी दिखाता है, ट्रांसपेरेंट को भी दिखाता है, प्रोजेक्टर के थ्रू ही मूवीज़ भी दिखाते हैं। LCD तो प्रोजेक्टर नाम में, ये स्पेसिमेन मतलब कि उसकी रियल कॉपी आप लाके दिखा रहे हो, दैट इज़ अ नॉन प्रोजेक्टेड आइटम इन द कोर्स ऑफ TLM। फिर से एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए फिर से। मैकाले ने अपने मिनट्स में स्ट्रांगली एडवोकेट किया है फॉर एजुकेशन एंड स्कूलिंग ऑफ इंडियंस। ओके, मैकाले वॉज कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ इंडियन पीपल। देखिए, सेकेंड तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, उसको कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसने आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी लेने वाला कौन है? मैकाले। वुड डिस्पैच किस ईयर में आया था? 1854। उसको मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशन भी कहते हैं। जब भी क्वेश्चन को पढ़े, सारे जितने आप चीज़ों को जान रहे हो रिवाइज करते रहा करो। तो मैकाले, वो उसको कोई मतलब नहीं है, तो रीज़न तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन अब आपके 50 वाले काम हो गया, आपका 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि रीज़न जब गलत है तो आपका एक ही होगा, ठीक। और ए जो है वो ठीक है क्योंकि उसने क्या कहा था? एजुकेशन की बात की थी, लेकिन हिंदी वाले की नहीं, इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी। तो यहाँ तो सिर्फ दिया कि शिक्षा की बात की थी और इंडियंस को पढ़ाने की बात की थी। क्यों पढ़ाने की बात की थी? क्योंकि इसलिए क्योंकि वो आपका वेलफेयर चाहता है, इसलिए क्योंकि दे नीड क्लर्क्स, उनको ब्रिटेन से क्लर्क मंगाने में बहुत पैसा खर्च होगा। तो इससे बेटर है कि यहीं कुछ लोगों को जो कम मात्रा में है उनको पढ़ाओ, क्लर्क बनाओ और यहाँ से वो अच्छा खासा बेनिफिट भी लेगा और उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा और सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई देखो, हम एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, हम तुम्हारे देश को सुधार रहे हैं, वी मेक यू मोर सिविलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द लैंग्वेज यूज्ड फॉर, ओके ये तो हमारा हो गया है। हु कॉइन्ड द टर्म सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्टे। वेरी नाइस। नाउ ये मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन कराया हुआ है, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। जब भी वीडियो देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी लिख के उसके आगे उनका नाम ज़रूर लिखिए। उनकी बुक भी पूछी गई है और जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। तो ऑगस्ट कॉम्टे को ही हम कहते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजरल नॉलेज देखिए, कुछ ना आए आपको तो एक चीज़ याद रखा करिए, वर्ड्स पे जाया करिए। प्रोसीजर, प्रोसेस, उससे ही बना है किसी चीज़ को करने का तरीका। तो आप इसमें खोजिए कहाँ आपको तरीका मिल रहा है। नॉलेज रिगार्डिंग हाउ टू डू समथिंग, दैट इज़ द प्रोसेस ना। हाउ यू कैन मेक अमोनियम क्लोराइड, दैट इज़ डिपेंड ऑन द प्रोसेस। किस प्रक्रिया से आप कर रहे हो। आपको खाना बनाना है, आपको ये बनाना है, हाउ टू यू कैन डू इट। तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए ना कि चाय में पहले चाय पत्ती पड़ेगी कि पहले क्या पड़ेगा, ठीक। तो ये नॉलेज होना चाहिए एंड दैट इज़ द प्रोसीजरल नॉलेज। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ फुलफिलिंग वंस ओन इनेट पोटेंशियल, द हाइएस्ट एंड मोस्ट प्लेजरेबल नीड बट ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड सेटिस्फाइड। ऑफ कोर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप समझिए तो ये टर्म जो है हम मैस्लो की हायरार्की नीड थियरी में देखते हैं और ये आपके अंदर की आंतरिक जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको पूरी तरीके से पहचानना। और ये मेटा नीड्स में आते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट ऑर्डर के नीड्स में हैं और इनको बहुत डिफ़िकल्ट होता है पहचानना। बिल्कुल सही बात है। पीक एक्सपीरियंसेस एंड एवरीडे एक्सपीरियंसेस दैट रिप्रेजेंट द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। तो पीक एक्सपीरियंस और जो हर दिन के एक्सपीरियंस होते हैं जो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। तो देखिए,
पहला तो सही है जो मैंने आपको बताया, सेकंड स्टेटमेंट इसकी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पीक एक्सपीरियंस होगा वो आपको हर दिन से अलग होगा। मतलब होता है ना, कभी कभी जब आप ने किसी गोल के ऊपर बहुत काम किया और मान लीजिए आप नेट के लिए आप एमिट के लिए आप क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, अब आपका एमिट का एग्ज़ाम निकल जाए, आपने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, आप BHU में जाना चाहते हो या फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, आप जा रहे हो, तो दैट इज़ द पीक एक्सपीरियंस जो आपको कभी कभी होगा। तो वो दोनों के दोनों अच्छे हैं, बट वो आप सेम पाथ पे नहीं ले जा सकते दोनों के एक्सपीरियंसेस को, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है। टीचिंग एज अ प्रोसेस इज़, टीचिंग एक प्रक्रिया के रूप में हमेशा इंटेंशनल होता है, प्रोग्राम्ड नहीं होता है। बिकॉज देखिए, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑप्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम्ड इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि आप वेल प्लान करके गए कि मैं तो यही बोलूँगी और बच्चे को यही बोलना है और बच्चा वही करेगा। दैट इज़ नेवर पॉसिबल। क्लासरूम हमेशा डायनामिक होता है, नेवर गोज स्टैटिस्टिक, ठीक है, स्टैटिक। तो ये हमेशा इंटेंशनल होता है। आप कुछ सिखाने जाते हो और उसका तरीका आप जैसा सोच के जाते हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एज इट इज़ होता है। तो जो आपका टीचिंग है वो एक इंटेंशनल प्रोसेस है। इसमें से कौन सा पार्ट है NEP 2020 का? PPP, प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, या पब्लिक फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप, या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप? तो इसमें से क्या आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा NEP 2020 का पार्ट है? तो देखिए, NEP 2020 में ये दोनों की बात की गई है कि एक तो पब्लिक की भी, कि जो गवर्नमेंट होगी वो, और जो फिलैंथ्रोपिक होंगे, फिलैंथ्रोपिक मतलब जो दानदाता होते हैं ना, जो करोड़ों रुपए दान में दे देते हैं कि लो भाई ले जाओ, कुछ अच्छा करो, भला करो। अब भला होता कहाँ है वो पता नहीं, बट वो चीज़, तो इसी की बात की गई है। देखिए, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की बात तो पहले से ही कही जा रही है, उसमें कुछ नया नहीं है। बट NEP में ये एक नया टर्म लेकर आया गया है सरकार द्वारा कि भाई देखो, पब्लिक है तो हम लोग हैं, मतलब सरकार काम करेगी लेकिन सरकार उन लोगों के साथ मिल करके करेगी। प्राइवेट और फिलैंथ्रोपिक, भाई इनको तो सरकार मिलाएगी नहीं ना, क्योंकि सरकार का कोई फ़ायदा नहीं, या एजुकेशनिस्ट का कोई फ़ायदा नहीं इसमें, क्योंकि प्राइवेट वाले जहाँ आएंगे तो वहाँ पे आपको हाई कॉस्ट देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ नॉट अफोर्डेबल बाई ऑल क्लासेस ऑफ पीपल। ओके, तो हमारा पब्लिक और फिलैंथ्रोपिक जो है आपका, ये पार्टनरशिप NEP 2020 में बात की गई है। लर्नर्स लर्निंग एबिलिटी आर डिटरमाइंड बाई, तो लर्नर्स का लर्निंग एबिलिटी किससे डिटरमाइन होता है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लर्नर ओनली, टीचर ओनली। देखिए, इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ओके, तो देखिए A और B आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, बट C भी इन्होंने दिया हुआ है, 3 दिया है, तो आप 3 के साथ जाइए। देखिए, टीचर के साथ भी होती है, अगर D ऑप्शन भी देता तो भी गलत नहीं है, ओनली लगा हुआ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, और आप खुद, आपके पास कैसी मोटिवेशन है, इंटरेस्ट एरिया क्या है, नीड क्या है, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ठीक है। Using TLM in classroom help the students to understand the concept better, involve more use of senses, और स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करेंगी, अनरेस्ट करेगी, aids in retention। ओके, सो C और D तो नहीं होगा, तो ऑप्शन में अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते तो निगेटिव को पहले हटाइए, पॉजिटिव पूछा है, तो ऑप्शन में C और D तो होगा ही नहीं। देखिए, C और D इन्होंने दिया नहीं है, A, B और E डायरेक्ट दे दिया है, तो रिटेंशन को बढ़ाएगी, मतलब उसमें मदद करेगी। तो ठीक बात है, A, B और E इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 3 लैंग्वेज फार्मूला एडवोकेट फॉर, 3 लैंग्वेज फार्मूला किसको एडवोकेट करती है? अच्छा, ये भी आपका जो है उसमें है, ऑप्शन के साथ है। फॉरेन लैंग्वेज क्लासिकल एंड मदर टंग क्लासिकल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज, ऑफिशियल एंड मॉडर्न इंडियन और फॉरेन लैंग्वेज, ओनली 1 फॉरेन लैंग्वेज एंड 2 इंडियन लैंग्वेजेस, एनी 3 इंडियन लैंग्वेजेस। देखिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली कहता है कि जो पहली भाषा हो वो आपकी मातृभाषा हो, और जो हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है उनकी तो हिंदी ही होगी। तो पहला तो आपका रीजनल हो, मतलब आप कहीं से भी हो, बांग्ला बोल रहे हैं, असमिया बोल रहे हैं, कि उड़िया बोल रहे हैं, तो वॉट एवर इज़ योर रीजनल लैंग्वेज, जिसको हम अपनी मातृभाषा भी कह रहे हैं। तो हमारी मातृभाषा तो हिंदी ही है, तो वही हमारी रीजनल भी हो जाती है। तो उन दोनों में से जो भी है आपकी, वो आपको सीखना है। उसके बाद सेकंड आपको क्या सीखना है? अगर इन केस हिंदी है तो उसमें भी 2 बाइफर्केशन हो जाता है। हिंदी अगर पहले सीख ली है तो बाद में आप एक MIL लेते हो, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लेते हो, जिसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस भी आती हैं, जिसके तौर पे हम लोग संस्कृत सीख लेते हैं।
ठीक है। तो वहाँ से आपको ये लेना है। अगर आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मान लीजिए आपने मराठी सीखी है, तो सेकंड पे आपको उसके तौर पे कोशिश की जाती है कि हिंदी है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट को दे दिया जाए, और फिर उसके बाद आपको एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है जिसमें हम लोग इंग्लिश को सीखते हैं। बट अब एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, तो अब स्कूलों में भी बच्चों को काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। जैसे जो वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, जो बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जैसे मंडारिन हो गई आपकी चाइना की, फ्रेंच हो गई, बंगाली हो गई, ये सब लैंग्वेजेस का काफ़ी स्कोप है, ठीक है। फ्रेंच, आपका स्पेनिश, तो इनको भी अब एक्सपोजर दिया जा रहा है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला जो है आपका, वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। Which of the following is a non-projected 3D teaching learning material? 3D की बात की जा रही है। 3D का मतलब हमेशा से समझ लीजिए जिसमें आप लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ें देख पा रहे हो। ग्लोब ही ऐसा होता है, ग्लोब आपने देखा ही होगा अपने स्कूल कॉलेज में, आप घुमा सकते हो इसको, चारों तरफ से देख सकते हो पूरी तरीके से। मैप 2D है, चार्ट भी और कॉमिक स्ट्रिप भी। क्वेश्चन इजी था ये आपका। हु इज़ द ऑथर ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी? इवान इलीच। क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुए हैं पेपर में, आप देख सकते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू एक्वायर विथ ट्रेनिंग सम ऑफ द स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स। तो उसको हम क्या कहेंगे कि जो एक व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि क्या चीज़ दिखाता है, उसकी काबिलियत को दिखा रहा है, जो कि वो अक्वायर करता है ट्रेनिंग के थ्रू किसी एक विशिष्ट ज्ञान का, स्किल का या ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सेस का। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर आपके अंदर टीचिंग स्किल है, मतलब आप एक अच्छे वक्ता हो और आप चाहते हो आप टीचिंग लाइन में जाओ, तो जब आप ये कोर्सेज करते हो ना, बीएड कर रहे हो या एमएड करना चाहते हो, तो आपको क्या करते हैं वहाँ पे आपको वो ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू बिकम अ स्पेशलाइजेशन है वो कोर्स आपका बेसिकली। तो आपके अंदर उस स्किल कोर्स को लाया जाता है। तो दैट इज़ योर एप्टीट्यूड। जहाँ पे कैपेबिलिटी की बात आए वो एप्टीट्यूड होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ रिटन बाय, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखा गया है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। ये तो काफ़ी फेमस बुक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रोबिंग क्वेश्चंस, तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, लेट मी टेल यू। इट इज़ अबाउट द स्किल्स, जो कि बीएड अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को पता होगा कि जो आपने 8 या 10 स्किल्स आपने सीखी थी माइक्रो टीचिंग के दौरान, उन्हीं स्किल्स को दिया है और लिस्ट 2 में उसके बारे में दिया हुआ है। तो प्रोबिंग क्वेश्चन का मतलब होता है आप प्रश्न पूछते हैं, बच्चे से निकलवाते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन है, रेनफोर्समेंट है, एक्सप्लेनेशन। स्टिमुलस वेरिएशन रिलेट होता है जेस्चर से, हाउ यू टॉक, हाउ यू मेक योर हैंड्स, समझाते टाइम हाथ कैसे आप देख रहे हो, आई कांटेक्ट कैसे कर रहे हो, हाव भाव कैसा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है बी का 1 आपको यहाँ से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। टीलिंग, प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर, इन्फॉर्मेशन को रिडायरेक्ट कर रहे हो, प्रेज का यूज़ कर रहे हो, रेनफोर्समेंट। देखो सी का भी आपको यहाँ से मिल गया, तो हमें एक ऑप्शन पता लग गया अपना, 2 ऑप्शन पता लग गए। बी का ए है, बी का 1 है और आपका सी का जो है वो आपका 4th है। तो इसके साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सी का 4th 2 में दिया हुआ है और बी का 1, बी का 1 से हमको मिल गया हमारा आंसर। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बोर्ड पर लिखना, प्रोत्साहन देना, वही आपका है रेनफोर्समेंट स्किल में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट वुड बी बेनिफिशियल फॉर असेसिंग अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डिबेट? वाद विवाद करना है बच्चे को, तो आपको किस तरह का असेसमेंट करना होगा जो बच्चे के लिए अच्छा होगा? पोर्टफोलियो, समेटिव, फॉर्मेटिव या परफॉर्मेंस? तो परफॉर्मेंस असेसमेंट इज़ बेस्ट फॉर डिबेट, क्योंकि जैसे आप डिबेट करते हो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, व्हाट टू सेड, व्हाट नॉट टू सेड, वेयर टू यूज़ द प्रोज, वेयर टू यूज़ द कॉन्स। ठीक है, अच्छा बुरा आपको दोनों चीज़ों को पता होना चाहिए। हाउ टू बैलेंस द डिबेट वो पता होना चाहिए। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टीचर आपके परफॉर्मेंस को असेस करे, ओवरऑल आपकी जर्नी में क्या चीज़ें गैपिंग है, क्या चीज़ सही हो रही है उसको। असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, असेंडिंग दैट मीन्स छोटे से बड़े में आपको करना है। तो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, अटेंशन, सेंसरी रजिस्टर, इनपुट। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका होगा कि सेंसरी रजिस्टर। जैसे ही कोई चीज़ आई वो आपके दिमाग में आई, सेंसरी रजिस्टर के बाद क्या हो जाएगा, आपने उस चीज़ को कब आई, जब आपने अटेंशन दिया। फॉर एग्जांपल आप क्लास में पढ़ रहे हो, कोई बच्चा आता है क्लासरूम में एंटर करता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप देखते हो, आपके सेंसेस में क्या होती है, वो चीज़ रजिस्टर होती है। क्यों देखते हो? बिकॉज यू गॉट एन अटेंशन, आप अपनी अटेंशन को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, राइट। फिर वो इनपुट लेता है कि अच्छा ये बात है, आप सुन रहे हो, इनपुट ले रहे हो। देन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लास्ट इट कम्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है ECA और DB।
ओके, ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे ECADB, करेक्ट। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले सेंसरी रजिस्टर में जाएगा ये। ओके, सो नेक्स्ट है आपका, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के रूप में यूज़ करना है। लुक, ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो जो आपने ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़ी हुई है, ये उसके एक आपके जो 3 डोमेन हैं उन डोमेन में से एक है आपका। देखिए अब कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए मुझे जो चीज़ याद है, जैसे अभी पूरा स्टेप बाय स्टेप, सबसे लास्ट में आपका होगा बी और सबसे पहले होगा डी। इमिटेट करेंगे, उसके बाद मैनिपुलेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे आर्टिकुलेट, फिर प्रिसीजन, फिर नेचुरलाइजेशन। तो सबसे पहले डी और सबसे लास्ट में बी। ऑप्शन में देखिए सबसे पहले डी और सबसे लास्ट में बी, आपके ऑप्शन डी में यहाँ पे आंसर मिल गया। और देखिए किसी में भी नहीं है, DAE, डी स्टैंड आपका यहाँ पे कर रहा है इमिटेशन, उसके बाद मैनिपुलेशन आ जाएगा, फिर एक मिनट, यस, तो आपका DAE और CB। तो D स्टैंड फॉर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड एट लास्ट नेचुरलाइजेशन। तो आपको ये बताना है कि ब्लूम के किस डोमेन के टेक्सोनॉमी के ये हायरार्किकल ऑर्डर दिया गया है आपको। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ से ये देख करके कि नेचुरलाइजेशन तो सबसे लास्ट में था और डिक्रीजिंग में पूछ दे तो नेचुरलाइजेशन को सबसे नीचे रख के आए, ये गलती मत करिएगा। The skill of gaining pupils' attention at the beginning of class is termed as, यहाँ पे फिर से उसी स्किल से पूछ दिया, सेट इंडक्शन। जैसे क्लास में आप गए तो आपने क्या किया, बच्चे को बताया कि अरे देखो बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, वो कपड़ा था उड़ गया, क्यों उड़ गया, या मैंने डोर को अंदर आई तो मैंने पुश किया फिर डोर अपने आप चला गया, कैसे चला गया, डोर में क्या लगा है, मैग्नेट लगा है, क्या लगा है। तो आप अपने क्लासरूम को रिलेट करने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हो, तो आपका जो स्किल लग रहा है वो क्या लग रहा है, सेट इंडक्शन। यू ट्राई टू अटेंशन टू, बच्चे के जो अटेंशन है उसको ग्रैब करने के लिए आप ऐसा करते हो कि उसको रिलेट कराओ कि वो सोचे कि अरे हाँ यार ऐसा तो मैम ने सही कहा, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। यहाँ पे फिर से आपको जो है वो इंटरवल दिया हुआ है, फिक्स्ड इंटरवल, और आपको इसमें क्या करना है, मैच इट करना है। पहले में फिक्स्ड इंटरवल दिया है और एक फिक्स्ड रेशियो दिया होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वही वाला क्वेश्चन है जी। फिक्स्ड इंटरवल, फिर आपका फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल इंटरवल और वेरिएबल रेशियो। देखिए जब हम वेरिएबल की बात करते हैं वहाँ पे हम रिस्पॉन्स देखते हैं, और जहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए पहले में आपको पूछा है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है कि आप एक ने निश्चित समय बना लिया कि इतने के बाद देना है तो उतने के बाद, 5 मिनट के बाद देना है तो 5 मिनट, हर 5-5 मिनट के बाद। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में वो बैठ रहा है। तो पहले में तो रिस्पॉन्स दिया, तो रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया ना कि ये वेरिएबल रेशियो के साथ जाएगा। जब वेरिएबल आएगा वहाँ पे आफ्टर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, देखिए सेट पीरियड ऑफ टाइम पे आप दे रहे हो तो ये आपका पहले वाले के साथ जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल के साथ। और वेरिएबल रेशियो है तो ये आपका जाएगा पहले वाले के साथ, जिसमें कि रिस्पॉन्स की बात करें कि सेट रिस्पॉन्स है, ठीक। और अगर यही आप फिक्स्ड कर दो, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो कर दो तो ये सेट ये आपका चला जाएगा सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले दूसरे का तो मैंने बता दिया है। जो आपका सी है, सी का आपका 3 हो जाएगा और डी का आपका 4 ही रहेगा, एज इट इज़ जो सामने सामने है वही है, ठीक है। नहीं, डी का 1 है, डी का 1 है, बी का 4 है, डी का 1। अच्छा हाँ, ये तो मैंने आपको डी ही बताया था, यहाँ पे ये अलग अलग पेज में होने के कारण ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। मैं एक बार फिर से इसको आपको बता दे रही हूँ। जो सबसे पहला आपका है यहाँ पर, ओके, फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा रेनफोर्समेंट आफ्टर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, ठीक है। फिर आपका ये हो गया। अब जब आप देखोगे वेरिएबल इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल देख लिया आपने, अब वेरिएबल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग लेंथ पे, अलग अलग टाइम पे आप क्या कर रहे हो, उसको दे रहे हो। तो इसीलिए वेरिएबल, आपको ये पता ना वेरिएबल का क्या होता है, जो हमेशा चेंज होती रहती है चीज़ें, दैट इज़ वेरिएबल। तो यहाँ से इसका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो तो अगर आप फिक्स्ड रेशियो की बात कर रहे हो तो इसका यही रहेगा कि जब आप क्या कर रहे हो, एक सेट
सेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद दे रहे हो, और वेरिएबल रेशियो में क्या हो जाएगा कि जब आप क्या कर रहे हो एक निश्चित रिस्पॉन्स के बाद दे रहे हो, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये इसका हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको असर्शन रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार आप असर्शन को ज़रूर पढ़ लें। हर एक एजुकेशनल सिस्टम प्रोसेस को चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। चिल्ड्रन हैव नो आइडिया ऑफ सेल्फ एंड ऑटोनॉमी। पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है, तो पढ़ने पे ही पता लग जा रहा है। इजी क्वेश्चन है आपका। ZPD स्टैंड फॉर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD पे आज हमने एक क्वेश्चन भी किया जिसमें लर्नर हेल्प के साथ उतना दूर तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एक चीज़ पता है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बहुत सही बात है। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स सच एज प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, रीफोकसिंग एंड इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। दोनों ऑप्शन ही सही हैं। ठीक है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इन द ईयर। तो देखो RTE तो सबको पता है 2009 में ही रखा गया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है असर्शन रीज़न दे दिया है, वी ऑल ग्रो बट वी ऑल डू नॉट डेवलप। ठीक है, हम सब बड़े हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं, बट डेवलप नहीं होते हैं। ठीक बात है। स्कूलिंग इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट। तो देखिए पहली चीज़ तो आपकी स्टेटमेंट सही है कि हम सब मतलब ग्रो तो कर जाते हैं, मतलब फिज़िकल अगर आप देखो तो फिज़िकल बॉडी ग्रो करती है, बट डेवलपमेंट हर एक एक्सपेक्ट को लेकर होता है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, बट हम सभी के अंदर मैच्योरिटी नहीं आती है, हम सभी एक जैसा सोच नहीं पाते हैं, हम सब के अंदर एक जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक साथ डेवलप ही हो जाएँ। और स्कूलिंग डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ऐसा तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या उनका डेवलपमेंट नहीं होता? तो ऐसा तो नहीं है। ठीक, तो इन्होंने कहा है कि दोनों सही है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। तो देखिए इन्होंने थोड़ा सा चाइल्ड सेंट्रिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए बताया है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज़ है भी कि अगर आप स्कूल भेज रहे हो तो उसके अंदर कुछ बेसिक मैनर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे को डिसिप्लिन लाइफ जीने आ जाती हैं। बट इंडिया में वो चीज़ अभी उतनी प्रेवलेंट नहीं है। बट अगर आप USA को देखते हो, UK को देखते हो, वहाँ पर होम स्कूलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। बट एज़ तो हमें इनके ही आंसर की के अकॉर्डिंग जाना है, तो ठीक बात है कि दोनों सही हैं, बट एक्सप्लेनेशन उसकी जो है वो करेक्ट नहीं है। Which of the following theories focus on children learning by noticing other behavior? सोशल लर्निंग थियरी जो कि दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। एक प्रीवियस ईयर पेपर में अभी हमने किया था कि 2021 में किसने रिसेंट डेथ हुई थी, तो अल्बर्ट बंडूरा की हुई थी। इनकी थियरी सोशल लर्निंग थियरी है। इमिटेशन के कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं का है, सोशल लर्निंग थियरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ऑप्शन गिवन बिलो विच मेथड इज कंसिडर्ड एप्ट फॉर किंडरगार्टन? तो किंडरगार्टन के लिए आप ये सारे मेथड्स को यूज़ नहीं करोगे। सिंपल चीज़ें, प्ले वे मेथड, सीख कर बच्चा खेल खेल में ही सीखेगा, तभी वो अच्छा कर पाएगा, क्योंकि आप सबसे छोटे लेवल के बच्चों की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है कि एरिक्सन का कौन सा जो है थियरी में कौन सा स्टेज है जो कि लेटर एडल्टहुड के साथ ओवरलैप करता है। तो ये जो इनका लास्ट के एक पहले 8 स्टेजेस दिए हैं एरिक्सन ने आपके अपने साइको सोशल थियरी में, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, दिस इज़ द लास्ट स्टेज। और ठीक उसके पहले वाला स्टेज ही इनका जो है वो लेट एडल्टहुड के साथ आता है, जो कि है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। क्लियर है? हु एक्सपेंडेड अपॉन एरिक्सन आइडेंटिटी थियरी? तो एरिक्सन की जो आइडेंटिटी थियरी है उसके ऊपर किसने एक्सपेंशन किया है? तो ये जो हैं आपके इलाडे, इन्होंने उसको जो है और एक्सपेंड किया है आइडेंटिटी थियरी को। बट उसी आइडेंटिटी थियरी पर एक और काम जो है जेम्स मार्शिया ने भी किया है। मार्शिया का जो आइडेंटिटी स्टेटसेस उन्होंने दिया है, बट इलाडे ने भी इनके जो है थियरी को जो है वो एक्सपेंड करने का काम किया है। बायो इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वॉज गिवन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स? तो जो आपका बायो इकोलॉजिकल मॉडल है दैट वाज गिवन बाय यूरी ब्रॉनफ्रेनब्रेनर, इनके द्वारा दिया गया है। हो सकता है आपने इनका नाम पहली बार सुना हो, बट इन्होंने जो है ये एक इकोलॉजिकल मॉडल दिया था जिसमें कि अलग अलग, जैसे पहले आपका होम हो गया, फिर सोसाइटी हो गई, इस तरह से करके इन्होंने काफ़ी सारे तकरीबन 5 से 6 स्टेजेस बताए थे कि सबसे छोटा पहले आप एक इंडिविजुअल हो, आपका होम है, फिर सोसाइटी है, फिर मेजो लेयर है, फिर उसके बाद एक्सो लेयर है। इस तरह करके इन्होंने लेयर वाइज एक बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल उसमें रिलेट करते हुए बायो इकोलॉजिकल मॉडल दिया था। इनका पूरा नाम यूरी ब्रॉनफ्रेनब्रेनर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
यू यूज़ ओनली 10% ऑफ योर ब्रेन। ओ माई गॉड, आपको पता होना चाहिए हमारे ब्रेन में इतनी सारी जगह है कि उसका 10% अगर हम यूज़ कर लेंगे ना तो क्या ही बात होगी, मतलब हम लोग 1% से भी लेस यूज़ कर पाते हैं। सम पीपल यूज़ मोर राइट ब्रेन एंड अदर यूज़ मोर लेफ्ट ब्रेन, व्हाट इज़ दिस? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, listening to Mozart will make children smarter? No, not at all. There are differences between adolescents and adult brain. ये सही बात है कि एडल्ट ब्रेन में और एक एडोलेसेंट में दोनों में अंतर होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही लग रही है और फर्स्ट स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। लेट्स सी द ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। ओके, learning is facilitated if the learner is given an opportunity to perceive meaningful relationship among the elements of goal. क्लियर है, लर्निंग तभी फैसिलिटेट होगी जब लर्नर को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जो भी चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है उसके बीच में वो रिलेशनशिप को कंस्ट्रक्ट कर पाए। लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड इफ़ द लर्नर इज़ अवेयर ऑफ सम क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग हिज प्रोग्रेस। लर्निंग तब फैसिलिटेट होगी जब लर्नर को पता होगा कि उसके प्रोग्रेस को इवेलुएट करने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट आपको करेक्ट चूज़ करना है। ओके, दोनों स्टेटमेंट सही है कि टीचर का रोल क्या है, एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, कि बस आपको बच्चे को आपने बता दिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है और आपने इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी बताया कि आपको इस दिन को आपका प्रेजेंटेशन होगा, आपको वो चीज़ करनी है, आपको बताना है। तो बच्चे को पता है कि उसका इवैल्यूएशन किस पॉइंट पे होगा, तो वो अपनी लर्निंग को भी उसके अकॉर्डिंग इन्हांस करेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड इंगेज द लर्नर होलिस्टिकली। ठीक बात है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर कॉन्टेम्पलेशन एंड एक्शन। प्रोजेक्ट में कॉन्टेम्पलेशन की भी उतनी ही नीड होती है और एक्शन की भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे और एक्शन नहीं करोगे सो हाउ द प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटेड, राइट। तो वो आपका एक्टिविटी और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन डिमांड करता है और ये बच्चे को पूरी तरीके से फिजिकली भी इन्वॉल्व करता है, मेंटली भी इन्वॉल्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट इन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली आपका क्या है कि जहाँ पे चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज और हर ओन नॉलेज, उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। लर्नर लर्न व्हाट लर्नर्स डू। क्या सीखता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जो प्रोसेस की बातें हैं वो। टीचर क्या कर रहा है, टीवी पे क्या देख रहा है, उससे उसको मतलब नहीं है। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली एक चाइल्ड के अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको वो खुद से करके देख रहा है। देखिए, हमने ऑप्शन भी काफ़ी इजी दिया था, उससे भी आप बता लेते। नॉट रिलेटेड टू सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ZPD स्कैफोल्डिंग मीडिएटेड लर्निंग। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट हम लोग वाइगोस्की को भी मानते हैं और पियाजे को भी मानते हैं। ZPD स्कैफोल्डिंग मीडिएटेड लर्निंग, ये दोनों तो है ही और मीडिएटेड लर्निंग भी है, बट एसिमिलेशन ये आपके किस कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं आएगा, क्योंकि एसिमिलेशन आप अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स को करते हो बट सोसाइटी पे लेवल पे ये नहीं हो पाता है। तो दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। आपका जो एसिमिलेशन है, जैसे आपकी जो पुरानी नॉलेज है आपने उसको इंटीग्रेट किया नए के साथ या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, तो ये आपका सोसाइटल लेवल पे नहीं होता है। Which of the following is most appropriate for learning without burden report? I tell you about Professor Yashpal, NC of 2005, Learning Without Burden 1993, उन्हीं की रिपोर्ट है। Be free from burden of exam, parental expectation। आप एक बार इसके ऑप्शन को पढ़िए। देखिए, इनका कहना था, और इसका नाम लर्निंग विदाउट बर्डन क्यों पड़ा, मतलब बच्चे का बेसिकली इसका जो मेन थीम था कि जो बस्ता है ना बच्चे का, जो स्कूल बैग है वो इतना भारी क्यों है भाई। बच्चा पढ़ने जा रहा है बट उसका बैग बहुत भारी है, तो उस बैग को हल्का करने के लिए ऐसा इसका नाम ऐसा दिया गया था कि सब लोग उस पर फोकस करें कि एक 5 साल के बच्चे को भी आप इतना भारी भरकम बैग ले जा करके दिला रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी है। लर्नर शुड लर्न हाउ टू थिंक रेदर देन व्हाट टू थिंक। लर्नर को क्या सोचना है कि कैसे सोचना है, कैसे कोई चीज़ होगा, जो कैसे वाला है ना, हाउ, वो ज़्यादा फोकस करना है रेदर देन व्हाट, क्या करना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन
फोकस्ड बाय NEP 2020। तो CCE तो NEP के पहले भी था और NEP में भी किया गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रोग्रेस कार्ड, तो 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड की बात की गई है NEP में। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये सारा उसमें आ जा रहा है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की इसमें अगर हम एग्जैक्ट वर्ड में बात करें तो बात किया गया है, या इसकी जगह अगर आपको 360 डिग्री कार्ड भी दे दे तो भी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब NEP 2020 से आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बोला है NEP 2020 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए। तो उसके सेंट्रल प्लेस उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म को दिया गया। देखिए भाई, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म को एक बार आप मान भी सकते हैं कन्फ्यूजन में, बट पहले दोनों को तो नहीं ही। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को काफ़ी फोकस किया गया है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को फिर से ले आने की बात की गई है और उसको पूरे के पूरे स्टेट्स को मानने के लिए भी कहा गया है। अभी रिसेंट में अगर आप फॉलो करें तो आपको पता होगा कि तमिलनाडु को लेकर के ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को लेकर सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में काफ़ी क्लैशेस भी चल रहे हैं। तो अभी इससे देखते हैं व्हाट इज़ द रिज़ल्ट। बट आप ये जानिए कि सेंट्रल प्लेस जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को दिया गया है, बहुभाषिकतावादी को। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इज कनेक्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ये क्वेश्चन भी हमने आज ही के पेपर में किया है। स्किल्स की बात करें, कोई चीज़ सीखने की बात करें, किस प्रक्रिया से हो रही है, तो ये प्रोसीजरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। द मोस्ट जनरली एक्नॉलेज डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है। सिर्फ ट्रू बिलीफ नहीं है, उसको जस्टिफाई किया गया है कि वो सही है, तब उसके बाद जाकर के वो एक ट्रू बिलीफ बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जिस्टाल्ट प्रिंसिपल। जिस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनका सबसे जो कह सकते हैं फेमस एक्सपेरिमेंट है वो आपका एप्स के ऊपर इन्होंने किया था। उसमें भी उस एप्स का एक फेमस नाम था जो चिंपैंजी था, सुल्तान, जिसके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। फिगर ग्राउंड भी है इनका, बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी भी है। कॉम्प्लेक्सिटी इनका नहीं है। तो ये आपने थियरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, अदरवाइज थियरी डिटेल में पढ़िए, अभी इसमें अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। कॉम्प्लेक्सिटी इनका क्या है, जिस्टाल्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है, ये आप याद रखेंगे। पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, ठीक बात है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डर्ड, दोनों सही बात है। ऐसा तो है नहीं कि जिस एज में डेवलपमेंट ए का होगा उसी एज में डेवलपमेंट बी का भी होगा। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ रिलेटिव इन नेचर। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि लोगों के रेट अलग अलग होते हैं, कोई जल्दी होता है, कोई लेट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग पायोनियर द क्लिनिकल इंटरव्यू टेक्निक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्याजे। जो प्याजे हैं आपके, उन्होंने क्लिनिकल इंटरव्यू टेक्निक को सबसे पहले यूज़ करा था। नाउ हियर आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। आप एक बार देख लीजिए कि फिर ये नेक्स्ट पेज पे गया है। सेरेबेलम, हिप्पोकैम्पस, इनका नाम मतलब इनका काम क्या है वो आपको बताना है। न्यू इन्फॉर्मेशन, रिसेंट एक्सपीरियंस, मोर एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको 1-2 तो कम से कम पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो न्यू इन्फॉर्मेशन और जो आपने तत्कालिक कुछ समय के ही अनुभव किए हैं तो उसका जो स्टोरेज होता है ना वो आपके सेरेबेलम में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको 1-2 भी पता है तो आपका आंसर वहाँ से आएगा, बट हम ऑप्शन में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेरेबेलम का ये फर्स्ट होगा, ये आपको याद रखना है। और फिर मोर एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, हिप्पोकैम्पस दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्केस्ट्रेट्स बैलेंस एंड स्मूथ एंड डायरेक्ट इमोशंस। देखिए जो आपका हिप्पोकैम्पस है ना वो बैलेंस का काम करता है। हिप्पोकैम्पस आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें काम करता है और जो मूवमेंट्स हम करते हैं उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ए का 1 हमारा आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। बी का 3rd जो मैंने आपको बताया और सी का हो जाएगा 4th। एमिगडाला क्या करता है, इमोशंस को डायरेक्ट करता है। कुछ याद नहीं हो रहा, जो छोटा है उसे ही याद कर लीजिए। जैसे एमिगडाला इमोशन के लिए हो गया, हिप्पोकैम्पस स्किल मूवमेंट्स के लिए, बैलेंस के लिए हो गया, कोऑर्डिनेशन के लिए हो गया, ठीक। और जो फर्स्ट वाला हमारा था सेरेबेलम, उसका काम क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना, ठीक है। थैलेमस बच जाता है, थैलेमस का काम क्या हो जाएगा आपका कि नए नए इन्फॉर्मेशन को लर्न करना। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। अ क्लोज रिलेशनशिप में बी एस्टेब्लिश बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। टीचिंग एक्टिविटीज़ कैन बी मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड, ठीक है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों स्टेटमेंट में टीचिंग और लर्निंग की ही बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो टीचिंग एक्टिविटी है उसको सुधारा भी जा सकता है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है आपका द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी मे बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेनिंग कॉलेजेस टू प्रोड्यूस इफेक्टिव टीचर।
बिल्कुल सही बात कही गई है इसमें। द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग फीडबैक डिवाइसेस। दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्ट कि आपको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ही पढ़ाते हैं तो फीडबैक इज़ वेरी इंटीग्रल। आप फीडबैक के बेस पे ही आप चीज़ों को क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। जैसे मैं आपको बोलती हूँ अगर पेस ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको ज़रूर बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सही करूँ। सो फीडबैक इज़ ऑलवेज टेकन पॉजिटिवली इफ़ यू टेक एंड देन यू इम्प्रूव, तो डेफिनेटली आपकी टीचिंग अच्छी होगी। दोनों चीज़ें सही हैं, बट मुझे रीज़न वैलिड नहीं लगा, क्योंकि रीज़न में कह रहा है एक कॉलेज को इफ़ेक्टिव टीचर प्रोड्यूस करने के लिए बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और सेकंड में आपको फीडबैक के साथ लगाया जा रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। Non-behavioral objective can be of great help in opening of the educational intent of teachers. Behavioral objectives reduce the vagueness arising out of loosely defined terms, concepts such as to know, to reason, understanding, interest, etc., and to understand the relationship among them. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट कही गई हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के बारे में कही जा रही है, दूसरी नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में। वाइल राइटिंग द लेसन प्लान आप लोगों ने स्पेसिफिक और आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखा होगा। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो व्यवहार में आने वाली चीज़ें यूज़ हो रही हैं, नॉन बिहेवियरल जो सामान्य भाषा में नहीं यूज़ हो पा रही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दिया गया है। जो आपको असर्शन दिया है ना कि नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है उस चीज़ को ओपन करने में, जो कि लिखा नहीं गया है, उस चीज़ को भी ओपन आउट होने में मदद करती है, बट नेक्स्ट में बिहेवियरल दे दिया है और उसको एक्सप्लेन करेक्टली नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल स्टेप्स बताना है लीनियर प्रोग्रामिंग का फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको स्टेप्स के साथ इनको बताना है। आपको टोटल ये दिया हुआ है 5 स्टेप्स, और कौन कौन से होंगे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। वीडियो को स्टॉप करके आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका काम होगा वो क्या होगा कि जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, वो भी कौन सी प्रोग्रामिंग आपको दी हुई है, लीनियर दिया है या ब्रांचिंग दिया, लीनियर। तो लीनियर में सबसे पहले आप क्या करते हो, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तोड़ोगे जो भी आपके इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं, राइट, ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले सी आएगा ऑप्शन, ठीक है, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। सी देखिए 2 में दिया हुआ है। सी के बाद आप एक फ्रेम से देखोगे इन्फॉर्मेशन और आंसर को करेक्ट करोगे। बेसिकली देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग में ना कोई रास्ता नहीं होता है, मैं आपको समझा देती हूँ फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये है, इनके पास कोई फर्दर ऑप्शन नहीं है। अब इसमें मैंने 4 एक आपको पैराग्राफ लिख करके दे दिया और ABCD दे दिया, ठीक है। 4 ऑप्शन, हर में मैंने ऐसा ही किया है, सेम टू सेम काम। अब इसमें से आपने बी ऑप्शन लगाया, करेक्ट ऑप्शन बी था, तो आप तुरंत चले जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन आपने लगाया ए, तो ये यहीं रुक जाएगा। फिर से आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर से आप क्या करोगे, उसको पढ़ के आंसर करोगे। जब तक आप सही नहीं करोगे तब तक वो नेक्स्ट पे सी पे आप नहीं जा पाओगे। ये आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसी में जो छोटे छोटे हम बनाए उसको फ्रेम कहते हैं। और हर एक फ्रेम F1 आप जब सही करोगे तभी आप F2 पे पहुंचोगे, F2 सही करोगे तभी आप F3 फ्रेम 3 पे पहुंचोगे। ये ऐसे होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, CDBA होगा। यहाँ पे आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हुए हैं, उनको मैच करने को कहा गया है। तो देखिए अगर हम पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे भी आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, और इनके साथ अगर आप देखो तो वाइगोस्की भी थे। कोहलबर्ग, कैरल गिलिगन इन्हीं की छात्रा थी जिन्होंने इनके थियरी को क्रिटिसाइज़ करने का भी काम किया था। इफ़ यू लर्न अबाउट द थियरी ऑफ कोहलबर्ग तो आप इनके क्रिटिसिज्म को भी जानना। जो कैरल गिलिगन इन्हीं की शिष्या थी, इन्होंने ही किया था। फ्राइड के साथ जाएंगे तो ये फ्राइड थे, और कार्ल जंग जो आते हैं ये नियो फ्राइडियन में आते हैं, तो इनका इनके साथ रिलेशन है। थॉर्नडाइक एंड बेंडूरा रिलेट देन फ्रॉम दिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आप बना लीजिए। ए का हो गया 4th, बी का हो गया 2, ए का 4th, बी का 2, यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको दिया है नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रोसेसिंग, रिकॉग्नाइजिंग प्रीवियस नॉलेज। पिछले ज्ञान को आप याद करके भाई करोगे। और नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा सोशल इंटरैक्शन, जहाँ सोशल इंटरैक्शन आ गया वाइगोस्की को टिक कर दीजिए।
स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ गया, स्किनर को टिक कर दीजिए। तो यहाँ से डी का फोर्थ हो गया, और मैंने आपको इंटरेक्शन का बताया वाइगोस्की किस ऑप्शन पे है, पहले पे। तो सी का हो गया 1, सी का 1, डी का 4। आंसर देखिए यहीं से आपका आ गया, 2 में और है, ए का 2 हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन, जब रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो बाहर जो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग, तब कंस्ट्रक्टिविस्ट लेसन प्लान बनाना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन। इसको यूजीसी नेट के पेपर में भी पूछा गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर ऑफ यूजीसी नेट 2018। 2018 के पेपर में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। ये 5 ई होते हैं, 5 ई का कॉन्सेप्ट है इसमें। इसमें सबसे पहला है इंगेज्ड, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेलुएट। याद करने के लिए याद रखिए कि सबसे मिडिल में जो मीडियन वाला काम है वो एक्सप्लेनेशन करने का है, और सबसे आखिरी में इवेलुएट करने का है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें भी एक्सप्लेन और इवेलुएट दिया है, लेकिन सबसे पहले आप इंगेज्ड होंगे। इंगेज्ड देखिए ये भी यहाँ पे दिया है। अब एक्सप्लोर और एलाबोरेट, देखिए पहले आप एक्सप्लोर करोगे, फिर आप एक्सप्लेन करोगे, फिर एलाबोरेट करोगे। जब सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है क्या बोल रहे हो, फिर आप एलाबोरेट करोगे, फिर उसको और डिटेल में बताओगे, तब जाके वो इवेलुएट करेगा कि अच्छा नहीं तुम सही बोल रहे हो, मैं ही गलत बता रहे हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इस्टेब्लिश्ड कब हुए भाई, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कुछ नहीं पता तो यूजीसी 1956 पता है। इग्नू का आप बताएंगे, एनसीईआरटी 1961 में है। एनआईओएस, एनसीटी, इग्नू। इग्नू भी आपका 1990s के टाइम में है, 86 या उसके टाइम में है। ठीक है। तो सबसे पुराना 1956 के टाइम में कौन बना था, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एनसीईआरटी 1961, ये 1956 में। उसके बाद आपका आ जाएगा इग्नू। इग्नू भी आपका ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि 1986 के टाइम में, जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओपन यूनिवर्सिटी का काफ़ी क्रेज़ आया। ठीक। उसके बाद आप आएंगे एनआईओएस पे। एनआईओएस भी आपका उसी के टाइम का है, 90s के टाइम का है। और एनसीटीई, एनसीटीई एक्ट, एनसीटीई चूँकि आप टीचर एजुकेशन में हो तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये 72 में आया था, उसके बाद लास्ट में ये एनसीटीई एक्ट लेटर इंडिपेंडेंट बॉडी जब बना तो वो ये भी आपका 92-93 के टाइम का ही है। ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा EDCBA। विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टून्स इन क्लास। तो जो कार्टून होते हैं कक्षा में वो क्या किस चीज़ के नीड को या किसके इम्पोर्टेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज़ इट आई थिंक फ्रॉम दिस, सो लेट रीड इट। They are helpful in providing opportunity for self-expression and creativity among children. It is good कि जैसे कार्टून है, कार्टून के माध्यम से बच्चे सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी फोस्टर होती है। ठीक है। They are capable in creating humor and interest among the viewer. This is also going to be right statement. These are useful in modifying behavior, developing positive attitude, interest and character of learner. ये भी हो सकता है। Let's see first ऑप्शन को पढ़िए, जो पॉजिटिव लगे उसको, जो निगेटिव लगे पहले उसको साइडलाइन करते हैं। ठीक है। These can reveal the truth or reality about the people, event and incidents in interesting way. ये भी कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्टून्स हमें न्यूज़पेपर में और कई सारी जगह देखने को मिलता है, और कभी कभी इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है। तो ये भी चीज़ सही है। दे कैन यूज भी टू कम्युनिकेट पॉलिटिकल मैसेजेस। कार्टून का यूज़ आप पॉलिटिकल मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए नहीं करते हो ना। तो ABCD करेक्ट है, ई को हटा दीजिए, बाकी सब सही है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग, बिहेवियरल एनालिसिस, एक्टिव पार्टिसिपेशन। देखिए प्रोग्राम्ड लर्निंग का जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन तो होगा। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, इसके मेजर 6 प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रेनफोर्समेंट का, एक्टिव पार्टिसिपेशन का, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक। सेल्फ पेस्ड पे वर्क करने का, तो ये तो होगा। इमीडिएट कन्फर्मेशन भी है। लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल जैसी कोई चीज़ नहीं है। मल्टी सेंसरी इंगेजमेंट जैसा भी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है। बट हम कभी कभी इन दोनों के साथ साथ आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और फीडबैक के साथ साथ हम कभी कभी बिहेवियरल एनालिसिस को भी, जब हम इनकी बात करते हैं तो हम इनको ले लेते हैं किसमें, प्रोग्राम्ड लर्निंग में, कि इससे हम सामने वाले की जो बिहेवियर है वो कितना सही कर रहा है कितना गलत है उसकी भी एनालिसिस जो है वो कर पाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेबल वाइल राइटिंग द थेसिस, इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा? इफ़ वी गिव प्रॉपर रेफरेंस देन कॉपी एंड पेस्ट इज़ नॉट काउंटेड एज प्लेजरिज्म। तो अगर हम प्रॉपर रेफरेंस देते हैं तो कॉपी और पेस्ट करना भी वो प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगा। अच्छा, मैनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मीन्स लिटरेरी थेफ्ट, मतलब किसी ने कोई काम किया और आपने विदाउट साइटेशन, बिना उसका नाम दिए आपने उसके काम को कॉपी पेस्ट कर दिया, सो दैट इज़ ऑल्सो कम इन प्लेजरिज्म। सो आप कोई भी काम करो रिसर्च में, यू शुड ऑलवेज हैव टू गिव क्रेडिट, जहाँ से भी आपने कॉपी पेस्ट किया, जहाँ से भी आपने लिखा, इधर इट इज़ फर्स्ट हैंड, इट इज़ सेकेंड हैंड और द थर्ड हैंड। वी कैन पैराफ्रेज विदाउट साइटिंग द अदर, नो। देखो, आप पैराफ्रेज कर सकते हो बट आपको उसको साइट करना पड़ता है, ठीक है। बट लेट्स सी व्हाट अदर ऑप्शन सेड, राइटिंग समवन सजेशन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट इज़ मोरली रॉन्ग। किसी के सजेशंस को लिखना, उसको एक्नॉलेज नहीं करना, उसके लिए हम अच्छा नहीं, ये मोरली गलत है। यूजिंग वंस ओन प्रीवियस राइटिंग एज इट इज़ न्यू राइटिंग इज़ नॉट प्लेजरिज्म, ये भी गलत है। आपने पहले कोई पेपर पब्लिश करवा दिया फॉर एग्जांपल, अब आप फिर से उसको लिख रहे हो तो ये प्लेजरिज्म नहीं है, ये सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाता है कि आपने खुद के ही काम को क्या कर लिया है, चोरी किया, क्योंकि आपने साइट नहीं किया है, क्रेडिट नहीं दिया है। यूज़ ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्स विदाउट साइटेशन इज़ एक्सेप्टेबल, तो ये भी गलत है कि आप चाहे आपका OER ही क्यों ना हो, ओपन एक्सेस रिसोर्स ही क्यों ना हो, साइटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ई तो नहीं होगा, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आपने खुद की, ये मैंने आपको बता दिया कि वो भी प्लेजरिज्म में आता है अगर आपने अपने खुद के काम को भी किया है और एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी के सजेशंस को लिख रहे हो प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के, तो ये मोरली गलत है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोरली गलत है, क्योंकि जैसे किसी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया, मैंने उसमें अपने आइडियाज़ को मिलाया और तब मैंने उसके साथ कुछ नया क्रिएट किया, सो दिस इज़ नॉट मोरली गोइंग टू बी रॉन्ग। वी कैन पैराफ्रेज विदाउट साइटिंग द अदर। देखिए, पैराफ्रेजिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, वी कैन नॉट राइट, जैसे अगर आप देखोगे तो जब हम प्लेजरिज्म को चेक करते हैं तो कॉन्सिक्यूटिव 14 वर्ड्स को चेक करते हैं, राइट, कि मतलब लगातार के 14 शब्द आपके नहीं मिलने चाहिए। सो अगर वो मिल रहा है दैट मीन्स आपने वहाँ से लिटरेरी थेफ्ट किया है, यू आर अंडर द प्लेजरिज्म। सो उसके भी अलग अलग पेनाल्टीज़ होती हैं, यू कैन लर्न अबाउट इट लेटर, अभी उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। बट हाँ, आप साइट करके वहाँ पर लिख सकते हो। अगर आप प्रॉपर मतलब नहीं लिख सकते हो, और अगर आप प्रॉपर रेफरेंस देते हो तो कॉपी पेस्ट प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा। सही बात है। हमें करना क्या है, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब तो रेफरेंसेस से ही है ना, मतलब हमें साइटेशन से ही है। अगर बंदे ने वो कर रखा है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे आपका सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि वो मोरली गलत नहीं है, ठीक है। तो ए एंड सी इज़ करेक्ट, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं, Which of the following justify the need and importance of audio-visual aids? Attraction towards new thing, human self-expression, supplementing the direct experience, cooperative learning या multi-sensory stimulus? तो देखिए, अगर आप TLM यूज़ कर रहे हो एंड यू हैव टू जस्टिफाई द नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस, तो ये ऐसा नहीं है कि आप ले आ रहे हो इसलिए क्योंकि उससे नई नई चीज़ बच्चा देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। बट हाँ, आपके लिए एक सेल्फ एक्सप्रेशन का काम करेगी, बच्चे को ऑन हैंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस दिलाने का काम करेगी, कोऑपरेटिव और मल्टी सेंसरी भी होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बस नहीं होगा, बाकी BCDE चारों के चारों आपके सही है यहाँ पे। क्लियर? ट्रांसपेरेंसीज से कौन सा सही है इसमें? आपका ऑप्शन, स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी शोन ऑन द मशीन सिंपली बाई प्लेसिंग देम ऑन द प्रोजेक्शन स्टेज। टीचर कैन नॉट राइट और ड्रॉ एक्स्ट्रा पोरेंजली ऑन द सर्फेस ऑफ ट्रांसपेरेंसीज। टीचर कुछ ड्रॉ नहीं कर सकता, राइट नहीं कर सकता, ऐसा किसने कहा? वाइल यूजिंग ट्रांसपेरेंसीज द टीचर कैन फेस क्लास विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा है, क्या पूछा है? कौन सा ट्रू है? ओके, कौन सा ट्रू है? द ग्राफिक एंड राइटिंग ऑन ट्रांसपेरेंसीज कैन बी शोन टू स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली एंड कलरफुली। ठीक बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
दे कैन सर्व टू चॉक बोर्ड, ये भी सही है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब बच्चे को सामने से दिख रहा है सारी चीज़ें, टीचर को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ना ही टीचर उसमें राइटिंग लिखने में उसको कोई भी समस्या आती है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि टीचर उस पर ड्रॉ नहीं कर सकता है सरफेस पे, टीचर आराम से ड्रॉ कर सकता है। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा है सो आप गूगल पे जा करके एक बार ट्रांसपेरेंसीज को सर्च करिएगा, तो आपको जो वो चीज़ वीडियो दिखेगी ना उसको एक बार देखिएगा, देन यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी ईजी और टीचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होता है, टीचर आराम से कर सकता है, ठीक। और ये एक अल्टरनेट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल चॉक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको 70 क्वेश्चंस का टारगेट दिया था। दिस इज़ आर गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन नंबर 75। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। Which of the following justify the need and importance of direct experience? अभी आपसे ऑडियो विजुअल का पूछा था, अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट एक्सपीरियंस का आपको क्या इंपॉर्टेंस और नीड है। फर्स्ट है नो यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग लर्निंग। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस दे रहे हो, कोई चीज़ फर्स्ट ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हो, हैंड ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हो, इसका मतलब ये थोड़े है कि जो उसका संचयी ज्ञान है उसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज़ टोटली निगेटिव और ये पूरी तरीके से गलत होगा। प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, ये सही है कि उसको अर्थपूर्ण आप अधिगम देने की कोशिश कर रहे हो, अनुभव देने की कोशिश कर रहे हो। एजुकेशन रिलेटेड टू लाइफ एंड प्रोफेशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। और बच्चे को एक्टिव बनाने के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे क्लास में। मल्टी सेंसरी स्टिमुलस, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। तो ए को छोड़ दीजिए, ए जिसमें है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी सी डी ई यहाँ पर आपका हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। होप दिस सेशन विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू हु इज़ गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द CUET एमिड एज वेल एज CUET MA एजुकेशन। सो मैंने बाकी की चीज़ें बता दी हैं, और ऐसे ही मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट्स और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वही कराऊँ, बिकॉज दैट इज़ टोटली ऑथेंटिक एंड रिलायबल। और उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आप करके जाओ तो वो भी नहीं, जितना कराया गया है अगर आप उतना भी कर रहे हो तो वो भी इनफ है, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जो आपने आज के ही पेपर में देखा कि अगर आपको एक चीज़ पता है तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन, ऑथर कौन है, राइटर कौन है, उनका कौन सी बुक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है, मत छोड़िए। इसके अलावा NCF हो गया, यशपाल हो गया, इन लोग का भी पीछा मत छोड़िए, ये सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।